लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया प्लाज्मा वाला पोर्शन। कोई क्वेरी है वहां से? एकदम सीक्वेंस में याद रखो। ब्लड, ब्लड के अंदर प्लाज्मा निकाला आपने, प्लाज्मा के अंदर आपने प्रोटीन्स को पढ़ा, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स, उनके फंक्शंस, उनके कंपोजिशंस, उनका परसेंटेज एंड उनका रोल, वही फंक्शन। क्लियर? ये सारी चीजें आपकी वहां से प्रिपेयर होनी चाहिए। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द फॉर्म्ड एलिमेंट। इट मीन्स कि जब आपने लिक्विड को रिमूव कर दिया तो जो भी वहां पे सेलुलर पार्ट रह गया, क्लियर, सेलुलर पार्ट रह गया। फॉर्म्ड एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू लाइक कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट वगैरह के पढ़ना है, वो सब प्लाज्मा में आ गया जो डिसॉल्व फॉर्म में था। क्लियर? अब एलिमेंट यहाँ पे ब्रैकेट में ही लिख लेना कि ये फॉर्म्ड एलिमेंट, दे आर टॉकिंग अबाउट द सेलुलर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द ब्लड। ओके, कंफ्यूजन होता है, मुझे भी होता था, व्हाट इज फॉर्म्ड एलिमेंट, ये नाम क्यों दिया है इसका। जैसे मुझे सब तोड़ने की आदत है ना, तो मुझे समझ में नहीं आता था ये फॉर्म्ड एलिमेंट इसको क्यों दे रहे हैं। सेलुलर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, व्हाटएवर कुछ भी बोलते समझ में आता है, पर ठीक है। ब्लड जो है वो प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से बना हुआ है। ब्रॉडली यू नो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो इन्हीं के बारे में वन बाय वन अपने को देखना है। पहले एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन डिटेल्स देखें। तो एरिथ्रोसाइट्स, बेसिकली एरिथ्रोसाइट्स means RBC, leukocytes, WBC and platelets are collectively called formed element। चार्ट सबका बन गया है, कंप्लीट है, चार्ट कंप्लीट है, वेरी गुड। एंड दे constitute nearly 45% of the blood। 45% में RBC कितने परसेंटेज होगी? What is the percentage of RBC? 44%, yes, correct, ठीक है। एंड 1% इज WBC एंड प्लेटलेट। तो एरिथ्रोसाइट्स फर्स्ट हम देखेंगे, एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स, ये परसेंटेज जो दिया हुआ है डेटा, इसको मार्क कर लेना, आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ द ऑल सेल्स इन द ब्लड। तो यहीं पे लिखो मोस्ट अबंडेंट में, तो 45 में 44% आप लिख लो। अ हेल्दी एडल्ट मैन, ध्यान देना, अ हेल्दी एडल्ट मैन हैज ऑन एन एवरेज 5 million to 5.5 million of RBCs mm³ per mm ऑफ ब्लड में, ठीक है। वॉल्यूम को लेंगे, उसमें जो आरबीसी का काउंट है दैट इज द 5 to 5.5 मिलियन। मीन्स जो सेल आपको मिलियंस में पढ़नी है, ध्यान रखना, जो सेल्स मिलियंस में है वो सिर्फ और सिर्फ आरबीसी है ब्लड के अंदर। ओके, आरबीसीज आर फॉर्म इन द रेड बोन मैरो, जो इनकी फॉर्मेशन की साइट है, मैकेनिज्म भी देखेंगे अभी। लोकेशन क्या है? बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ है? बड़ी बड़ी जो बॉडी की बोन्स हैं उनके अंदर रेड बोन मटेरियल जो होता है वहां पे बोन मैरो सेल्स प्रेजेंट है, बोन मैरो प्रेजेंट है उसमें, और वो सिंथेसाइज करते हैं डिफरेंट टाइप के ब्लड कंपोनेंट्स के, डिफरेंट टाइप्स की ब्लड सेल्स का सिंथेसिस होता है, उसी में आरबीसी की भी सिंथेसिस हुई। क्लियर? तो दैट इज द साइट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ आरबीसी। आरबीसीज की सिंथेसिस की साइट मार्क कर लेना। RBCs are devoid of nucleus in most of the mammals and are biconcave in shape। Again, structure के related information है। Mammalian cells में classification के time पे भी पढ़े हो, Mammalian cells में enucleated RBC आई थी, इसलिए हम लोग पूरा एनिमल सिंड्रोम में जब ब्लड इंट्रोड्यूस हो गया था वहां से अपन पढ़ते थे और एक पॉइंट लिखते थे, RBC न्यूक्लिएटेड, RBC न्यूक्लिएटेड, RBC न्यूक्लिएटेड। क्लियर? एंड आगे तक जाते जाते हमने पढ़ा था आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड। तो मैमेलियन सेल्स में, मैमेलियन में आरबीसी जो होंगी वो ई न्यूक्लिएटेड होंगी एंड दिस आर द मैच्योर आरबीसी। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट है, ई न्यूक्लिएटेड मैच्योर आरबीसी है। जो डेवलपिंग आरबीसी होगी वो डिवाइड कर सकती है, वो मतलब वो बोन मैरो से फॉर्म हो रही थी एंड यस बेटा यू कैन वॉच ऑफलाइन। क्लियर? वो डेवलप हो रही, वहां पे न्यूक्लियस है, वो डेवलपिंग आरबीसी रहेगी और सिंथेसिस ऑफ आरबीसी बोन मैरो में हो रहा है। क्लियर? तो दे हैव अ रेड कलर, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, और उसका शेप दिया हुआ है बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव से क्यों हो रखा है उसका? ताकि वो
बहुत सारा उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन का पैकेट है उसको स्टोर करने के लिए उसके पास प्रॉपर, जैसे कोई कैरी बैग होता है उस तरीके से उसको एक शेप दिया गया कि नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन को वो कैरी कर। दे हैव अ रेड कलर्ड पिगमेंट, पिगमेंट याद रखना, रेड कलर्ड पिगमेंट वर्ड आए देन मोर एक्यूरेट रहेगा। आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। क्लियर। अब देखो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में वहां पिगमेंट लिखा था, यहाँ पे प्रोटीन लिखा हुआ है, तो आपको एक कंबाइंड इंफॉर्मेशन याद रखनी है हीमोग्लोबिन की। दिस इज द फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी प्रोटीन फॉर्म होता है, 2 अल्फा 2 बीटा होता है, देखेंगे अभी डिटेल में। आयरन कंटेनिंग होते हैं, एक हीमोग्लोबिन में 4 चेन, 4 आयरन 4 ऑक्सीजन, सिंपल सी बात, मतलब जो ऑक्सीजनेटेड होगा। तो वहां पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आयरन कंटेनिंग पिगमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है। अब ऑप्शन में जब दोनों आ जाएंगे तो प्रोटीन ही पिगमेंट, प्रोटीन ही पिगमेंट है वी नो, तो पिगमेंट ऊपर आ गया। ठीक है। प्रोटीन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के हो सकते हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन इज द पिगमेंटेड प्रोटीन। तो किस आंसर को आप चूज करोगे? पिगमेंट को, जो आपको रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग सिस्टम में दिया हुआ लाइन था एनसीईआरटी का। Hence the color and name of these cells. That's why RBC इसका नेम है, कलर आ गया हीम की वजह से, इसका कलर रेड रहेगा और इसको नेम भी दिया गया। A healthy individual has 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood. डेटा है, अगेन आपको नोट डाउन करके रखना है, मार्क करके रखना है, डायरेक्ट एमसीक्यूज हो जाएगा, वैसे लिख लेना यहीं पे बाहर ताकि इसको आप पैराग्राफ से निकाल। तो आरबीसी इज इक्वल टू 12 टू 16 ग्राम इन, अगेन एडल्ट हेल्दी पर्सन की बात होगी। क्लियर। 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood. These molecules plays a significant role in transport of respiratory gases. Already देखा हुआ है, इस पे कोई बात नहीं करनी है अपने को। RBCs have an average life span, that is important point. Average life span again डेटा है, निकालो मार्क करके रखो 120 डेज। अब ये जो डेटा मैं बोल रही हूँ आपको, आपको मार्क करना है, ये सब आपके उसी चार्ट में जाएगा। छोटा छोटा लिखो, जैसा लिखना है वैसा लिखो, लेकिन सब वहीं उस चार्ट में चला जाएगा और आरबीसी की इंफॉर्मेशन आपके चार्ट में आ जाएगी। इज इट क्लियर? After which they are destroyed in the spleen. That's why spleen is known as graveyard of RBCs. ठीक है, मुर्दा घर समझ लो, शमशान। ठीक है। आरबीसी जहां पे जाके खत्म होती है वो जगह क्या है? स्प्लीन। एंड स्प्लीन इज ऑल्सो ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। बॉडी में ब्लड बैंक जो है, जहाँ पे ब्लड स्टोरेज है, दैट इज ऑल्सो स्प्लीन। वहां पे ब्लड थोड़ा सा रुकता है, क्यों? क्योंकि उसमें कैपिलरीज की सप्लाई बहुत है, बहुत हाई सप्लाई है ब्लड की, तो वहाँ ब्लड थोड़ी देर के लिए रुकता है। तो यू कैन से कि हार्ट के अलावा अगर कहीं ब्लड थोड़ी देर के लिए स्टोरेज है तो दैट इज स्प्लीन स्ट्रक्चर। और लार्ज इंटेस्टाइन के वो प्लेक्सस याद है, तो स्प्लीन की पोजीशन अच्छे से ध्यान होगी कि लेफ्ट साइड में स्प्लीन की पोजीशन। ये पैराग्राफ मार्क हो गया सबका, पैराग्राफ मार्क है, मार्क हो गया, वेरी गुड, क्लियर। अब ये तो हो गया, आई थिंक एनसीईआरटी में इतनी ही बात दी है, फिर ल्यूकोसाइट आ गया, तो अपन चलते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर और पढ़ते हैं आरबीसी को। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में अगर हम देखें, ब्रॉडली देखें, तो आरबीसी आ गया है, प्लेटलेट प्लेटलेट आ गया है, एंड डब्ल्यूबीसीएस आ गया। डब्ल्यूबीसीएस प्लेटलेट अभी बाद में बात कर रहे हैं, पहले आरबीसी को देखते हैं। क्लियर। कंपोनेंट, ये डेटा आपको याद रखना है। वो सेल जो मिलियंस में आपको बात करनी है, वो तो आपको पल्ले पड़ गई कि वो है आरबीसी, जो अकेले 45% है, वो हो गई आपकी 5 to 6 मिलियन। ठीक है, मतलब 50 to 60 लाख प्रेजेंट है। एंड देन आपको जो 1000 में देखना है, जो बहुत कम काउंट में देखना है, वो होंगी ल्यूकोसाइट। और जो लाख तक जा रही है, मतलब बहुत ज्यादा लाख नहीं, लेकिन लाख। ठीक है, ये 50-60 लाख हो गई, ये उससे कम है, वैसे सेल्स क्या हो जाएंगी आपके? प्लेटलेट। तो सीक्वेंस ध्यान में रखना, सबसे ज्यादा है आरबीसी,
देन प्लेटलेट, देन WBC या ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो एक जनरल रेंज देखने के लिए आपको ये पैटर्न याद रहना चाहिए, क्योंकि बहुत क्लोजली रिलेटेड नहीं है ये अमाउंट में। तो मोर अमाउंट है आरबीसी का 5 to 6 मिलियन। ठीक है, यूनिट दिया हुआ है पर माइक्रोलीटर mmQ क्लियर ऑफ ब्लड। सेलुलर एलिमेंट 45% पर माइक्रोलीटर में 5 to 6 मिलियन आपके आरबीसी है। 5000 to 10,000 आपके WBC है, नॉर्मल रेंज दिया हुआ है। 5000 से कम होना बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन से ज्यादा होना बैक्टीरियल इन्फेक्शन है 10,000 से। क्लियर, मतलब रेंज से थोड़ा, और बहुत लाख तक अगर पहुंच रहा है 80,000 90,000 तो दैट इंडिकेट की ल्यूकीमिया है, मतलब ब्लड कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। सेम वे में प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स के काउंट आपने देखे होंगे डेंगू के एग्जांपल में बहुत ज्यादा लो काउंट चला जाता है। तो अभी खैर एक एक जैसे जैसे आएगा तब उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट फोकस ऑन एरिथ्रोसाइट्स। फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सब बढ़िया क्लियर है, ये इमेज पहले भी देखी हुई है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल डिसॉल्व कर, मतलब कैरी करेंगे ऑक्सीजन को, CO2 को भी करते हैं, ऑक्सीजन को भी कैरी करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन अगर ट्रांसपोर्ट हो रही है तो उसके अंदर पैकेट में बैठ के जा रही है, एंड देन जब टिश्यू साइट के पास आएगा तो अकॉर्डिंग टू पार्शियल प्रेशर एंड अकॉर्डिंग टू द फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व्स, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीजन फ्री हो जाएगा एंड डिफ्यूज हो जाएगा टिश्यू के अंदर। लास्ट चैप्टर की ही समरी है ये सब। ओके, शेप को ध्यान में रखना है, फटाफट नोट कर लो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। 2 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस है एंड 7.5 माइक्रोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 7.5 माइक्रोमीटर इज द डायमीटर ऑफ आरबीसी। मैच्योर आरबीसी की डायमीटर है। ओके, क्लियर है बच्चा? ठीक है, तो आरबीसी के कुछ फैक्ट आपको बहुत एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, वो फैक्ट आप नोट कर लो। इस तरीके से आपको बबल्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप नोट डाउन कर लो, उसको चार्ट फॉर्म में नोट डाउन कर लो कि एक आरबीसी जो है वो कंटेन करती है अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड दैट इज द 97% कैपेसिटी। ये आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। Then RBC takes 20 seconds to circulate the body one time. एक बार में पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने में 20 सेकेंड्स लगते हैं आरबीसी को। आरबीसी सर्कुलेट्स फॉर 120 डेज, क्योंकि लाइफ ऑफ आरबीसी क्या है? 120 डेज है। तो उसने क्या किया है कि जो उसकी लाइफ साइकिल है उसको यहाँ पे 120 डेज तक रहेगी, उसके बाद स्प्लीन में जाएगा। अभी कैसे ना, स्प्लीन का जो जो साइज है ना वो बहुत आर्टरी, वहां से जो एंटर करना है वो उसकी बहुत, सपोज कि इस तरीके से नैरो स्ट्रक्चर है। ठीक है, आरबीसी सॉफ्ट है, फ्रेजाइल है, इसके अंदर से जाती है, पास कर जाती है, मुड़ेगी और चली जाएगी अंदर, पास कर जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होगी ना, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी या अंदर जाएगी तो फिर बाहर निकल नहीं पाएगी इतना फोल्ड करके। तो उस केस में ये यहाँ पे ट्रैप हो जाती है, समझाएंगे हम ये मैकेनिज्म तुम लोग को बाद में। उस केस में ये यहाँ पे ट्रैप हो जाती है, और जब ट्रैप होती है तो फिर डिस्ट्रॉय होती है। दैट्स वाई ग्रेवयार्ड बोलते हैं आप इसमें। तो RBC makes 20 seconds to circulate the body one time and then RBC circulate for 120 days, उसके बाद RBC destroy हो जाएगी वो particular RBC। There are millions of RBC in one drop of blood। अभी देखा अपन ने 2 to 3 millions RBC made each second। अपनी बॉडी में जो एरिथ्रोपोइसिस, जो जेनेसिस चल रही है आरबीसी की, उसका क्या है? 2 to 3 मिलियन आरबीसी पर सेकेंड फॉर्मेशन चल रहा है बोन मैरो में आरबीसी का। इज इट क्लियर? तो दीज आर सम फैक्ट जिनको आप पॉइंट के फॉर्म में लिख लोगे। क्लियर है? RBC are formed in the red bone marrow. In the adult, RBC are devoid of nucleus in most of the mammals and are biconcave in shape। ये आपने देखा, NCERT का ही पॉइंट है। कोई क्वेरी यहाँ तक? एनी क्वेरी?
ठीक है, अब आते हैं बोन मैरो में सिंथेसिस पे स्टार्ट करते हैं। सिंथेसिस से स्टार्ट करते हैं। बोन मैरो मतलब बड़ी बड़ी बोन के अंदर जो रेड वाला पोर्शन, जहाँ पे रेड बोन मैरो होगा, वहां पे सिंथेसिस हो सकती है इनकी। ठीक है, ऐसे लिविंग टिश्यूज हैं जो कि ब्लड के कंपोनेंट को फॉर्म करने में रोल प्ले करते हैं, और सिंपली उन्हीं में स्टेम सेल्स प्रेजेंट हैं, और ऐसी स्टेम सेल्स जो ब्लड को फॉर्म कर रही हैं उनको हम बोलते हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। तो पहला एक एमसीक्यू, hematopoietic stem cells present in bone marrow, red bone marrow specifically, and that present in bones, inside the bones, larger bones. इन bones में एरिथ्रोपोइसिस होगा, सिंथेसिस होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का। जब हम स्पेसिफिकली आरबीसी का बोलेंगे तब हम उसको एरिथ्रो वर्ड देंगे, लेकिन जो स्टेम सेल्स इसको कर सकती है उनको हम कहेंगे हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, एचएससीज। ठीक है, स्टेम सेल्स कैन फॉर्म द रेड ब्लड सेल्स, कैन फॉर्म द व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड आल्सो दे कैन फॉर्म द प्लेटलेट्स, जो बेसिकली की मेगा कैरियोसाइट सेल्स होती हैं वो फॉर्म होती हैं, और उनके ब्रेकडाउन से उनके फ्रेगमेंट बनते हैं तो प्लेटलेट बनता है। ओके, तो फर्स्ट हम एरिथ्रोपोइसिस की बात करते हैं, जहाँ पे सिंथेसिस ऑफ RBC है। क्लियर? The formation of production of RBC is simply known as erythropoiesis. तो आप जेनेसिस वर्ड यहाँ पे मत ढूंढने लगना, that is erythropoiesis, more accurate यही रहेगा। ओके, फॉर्मेशन क्या है? एक सिंपल सा चार्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो, ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सीक्वेंस बना लोगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, जो पहला है दैट इज प्रोएरिथ्रोब्लास्ट। जब सिंथेसिस होगा हेमाटोपोइटिक आपके सेल्स, स्टेम सेल्स से सिंथेसिस होगा, वो सेल्स जो कि आगे जाके डिफरेंशिएट होके आरबीसी बनने वाली है, उस सेल के इनिशियल फॉर्म को बोलते हैं प्रोएरिथ्रोब्लास्ट। जस्ट लाइक जैसे फाइब्रोब्लास्ट था, फाइबर बनाया। ठीक है, उसी तरीके से ओडेंटोब्लास्ट पढ़ा आपने, तो यहाँ पे क्या है? प्रोएरिथ्रोब्लास्ट। ओके, देन वो डिफरेंशिएट किया, एरिथ्रोब्लास्ट बनाया। तो फर्स्ट डे को प्रिमिटिव एरिथ्रोब्लास्ट, देन एरिथ्रोब्लास्ट, उसके बाद उसमें चेंजेस हो रहे हैं, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट। ये तीन की आपको अभी बहुत नीड नहीं है, पर सीक्वेंस याद रहेगा तो अच्छी बात है, एमबीबीएस में पढ़ना होगा पूरी प्रोसेस। एंड देन इट फॉर्म द रेटिकुलोसाइट। अब आपको एक चीज यहाँ पे लगना है ध्यान, जो नॉर्मोब्लास्ट से कंपैरिजन कन्वर्जन है रेटिकुलोसाइट का, नॉर्मोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट का जो कन्वर्जन है, एट दैट टाइम यहाँ पे न्यूक्लियस का इजेक्शन हो जाता है, यहाँ पे मैच्योर आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप पहले जो ऊपर के 4 स्टेजेस है वहां पे आप देख रहे हो कि न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, देन इजेक्शन ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज द एमसीक्यू। ये है जो आपको ध्यान से रखना है। तो इसके पहले के अगर आप नाम 2-3 याद कर ले रहे हो या लिख के रखते हो, एक बार 2 बार पढ़े रहोगे और जस्ट बाउंसर क्वेश्चन आया तो वो एमसीक्यू बोलेगा कि हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, पहले राउंड में वो सॉल्व नहीं होगा, फिर आपको लगेगा कि हाँ कहीं तो पढ़ा था, तो सेकेंड थर्ड टाइम तक आपको वो क्लिक कर जाएगा एग्जाम, टाइम होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मोब्लास्ट तक न्यूक्लियोटेड स्टेज रहेगी, एंड रेटिकुलोसाइट्स आर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर इन्यूक्लिएटेड आरबीसी, और वही और मैच्योर हो गया, पूरा अपना बाइकॉन्केव शेप अचीव कर लिया, तो देन इट इज आरबीसी। अब यहाँ पे ना न्यूक्लियस है ना यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होगा। आरबीसी जो होती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करती क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो मीन्स आपको कुछ ऐसी चीज सेल से रिलेटेड ध्यान में रहनी चाहिए, जब न्यूक्लियस नहीं है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है तो गोल्जी बॉडी नहीं होगा, गोल्जी बॉडी नहीं है तो उससे रिलेटेड लाइसोसोम नहीं होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो रेस्पिरेशन कैसे चलता होगा? क्यों ये लिविंग सेल रह गई? ये लिविंग है क्योंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकती है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि सेलेक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन कर सकती है। दैट्स व्हाई आरबीसी इज इन्यूक्लिएटेड लिविंग सेल। फास्ट तो नहीं हो रहा है? कुछ पानी दे देना बेटा, वहां पे रखा है, निकाल के रखा था मैंने, लाना भूल, किचन में निकाल के रखा, पानी देना। इज इट क्लियर बच्चा? वेरी गुड, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, ये फ्लो चार्ट लिख लेना, बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट,
रेटिकुलोसाइट एंड देन फाइनली एरिथ्रोसाइट. That process is erythropoiesis. Okay, now come to hemoglobin. Hemoglobin अपन बार बार पढ़ रहे हैं, बायोमोलिक्यूल में आ गया, रेस्पिरेटरी में आ गया, ठीक है, प्रोटीन्स पढ़ते वक्त भी पढ़ लिया तो वही बायोमोलिक्यूल में. तो आप बेसिक से ही हीमोग्लोबिन पढ़ते चल रहे हो तो कुछ फैक्ट्स लिख लेना. हीमोग्लोबिन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत रिपीटेड आते हैं बेटा, ठीक है. ईच बार आरबीसी कंटेन्स 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स. अब 280 को मल्टीप्लाई बाय 4 से कर लो तो आपको उसके आयरन मॉलिक्यूल आ जाएंगे. 280 को ही आप मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो तो उसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट आ जाएगी. इतना करना नहीं है, एक आपको आइडिया दे रही हूँ. एंड 280 को मल्टीप्लाई बाय 4 करके जो आपने ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट निकाली उसका आप 97% निकाल लो तो आपको सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट आ जाएगा. और ये सब आपको करने पड़ेंगे एमबीबीएस में बढ़िया से. अभी बस आप इतना समझ लो कि आरबीसी के अंदर 280 मिलियन एचपी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और ये आरबीसी भी अपना 5 to 6 मिलियन प्रेजेंट है ब्लड के अंदर. तो हमें एक अच्छा खासा अमाउंट है हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है. दैट्स व्हाई हम इतना नॉर्मली ब्रीदिंग ब्रीथ आउट करते हैं. नाउ hemoglobin molecules consist 4 चेन, जो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है. दे आर द पॉलीपेप्टाइड ग्लोबुलर चेन होते हैं. ग्लोबिन प्रोटीन के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है. ग्लोबुलर, ये देखो आप, अगर जस्ट कुछ नहीं तो सिंपल सी, मैंने तो बायोकेमिस्ट्री में बहुत इसकी चेन के सीक्वेंस तक पढ़े हुए हैं. तो आप यहाँ पे बस इतना देखो, ये फोल्ड, ये कहाँ कहाँ से फोल्ड होता है मैंने वो भी पढ़ा हुआ है. आपको क्या फोकस करना है और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. ये 4 चेन हैं जो आपस में ग्लोबुलर, एक अपना इंडिविजुअल उनका ग्लोबुलर नेचर है. दैट्स व्हाई दे आर कम्स अंडर द ग्लोबिन प्रोटीन. और हर एक चेन का अपना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर रहा होगा. देन वो जब आपस में कंबाइंड किया है तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन रहा है. तो हीमोग्लोबिन फंक्शनल है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में. 4 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में बाइंड होती हैं. ईच पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर ग्लोबिन इन नेचर, तो आप उनको ग्लोबिन प्रोटीन कह सकते हो, कहते ही है मतलब, ठीक है. तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट 4 चेन्स ईच फॉर्म्ड ऑफ हीम. हीमोग्लोबिन नाम आ रहा है मतलब सबके पास क्या है, हीम ग्रुप है एंड पॉलीपेप्टाइड चेन है. हीम ग्रुप है मतलब आयरन मॉलिक्यूल है, पॉलीपेप्टाइड चेन है मतलब अमाइनो एसिड की चेन है. क्लियर. हीम कंसिस्ट ऑफ पोरफायरिन रिंग. पहले कहाँ बताइए मैंने पोरफायरिन रिंग, पहले कहाँ बने बताइए पोरफायरिन रिंग. यहाँ पे एफ ही लिखना. एफ ही, एफ किसका होता है, एफ तो फ्लोरीन का होता है ना, एफ ही आएगा. पोरफायरिन रिंग कहाँ पे आया ना, रिंग क्लोरोफिल में. यस बेटा, यस बेटा, करेक्ट, क्लोरोफिल में, ठीक है. तो अभी यहाँ पे ध्यान से लिख लो बस कि पोरफायरिन रिंग है. हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो बना रही है, हीम कंसिस्ट ऑफ पोरफायरिन रिंग प्लस आयरन. आयरन मॉलिक्यूल का जो स्ट्रेस होता है दैट इज द, हाँ ठीक है, वहां पे मैग्नीशियम था और उस टाइम भी ये बात बताई थी मैंने. यहाँ पे आयरन है एंड आयरन का स्टेज डायरेक्ट पूछा जाता है. आयरन जो होता है वो फेरस फॉर्म में है, न कि फेरिक फॉर्म में है. तो Fe3+ होता है फेरिक फॉर्म एंड Fe2+ है फेरस फॉर्म. इतनी इंफॉर्मेशन लिखो. एंड जो चेन है उसमें 2 चेन है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा. क्लियर. बीटा बीटा, अल्फा अल्फा. तो 2 अल्फा 2 बीटा डायगोनली अरेंज्ड है. हेलिकल शेप ऑफ पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल भी क्या है, अब इसी में कुछ हेलिकल है, कुछ आपको पूरा एकदम कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है इसका. रामाचंद्रन प्लॉट से प्लॉटिंग भी बनाया जाता है. काफी चीजें ऐसे हैं हीमोग्लोबिन के पीछे. और सभी में आप देखो तो एक एक हीम ग्रुप आपको दिख रहा है, यहाँ बीच बीच में हीम ग्रुप दिख रहा है. क्लियर, ठीक है. तो ये ऑक्सीजन को बाइंड करता है. तो आरबीसी के अंदर एक हीमोग्लोबिन इस तरीके के 280 मिलियन अप्रोक्सीमेटली हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है एक आरबीसी के अंदर,
ठीक है। और हर हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 4 हीम ग्रुप हैं। हीम ग्रुप मतलब आयरन कंटेनिंग आयरन मॉलिक्यूल और पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग प्लस आयरन देन मेक्स द हीम ग्रुप, एंड हीम ग्रुप हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन के पास है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सब समझ में पहले से भी आया हुआ था, पढ़ा हुआ पहले भी है। यही आ गया आपका हीम ग्रुप। तो यू कैन सी हियर हीम ग्रुप के स्ट्रक्चर को आप देखो, ये तो पोरफायरिन रिंग हो गई एंड सेंटर में आयरन मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, ये आयरन मॉलिक्यूल हो गया और ये पोरफायरिन रिंग हो गई। कलेक्टिवली दे नोन एज हीम ग्रुप। क्लियर है? तो एक आरबीसी में इनलार्ज करके एक हीमोग्लोबिन को दिखाया, अल्फा चेन 1, अल्फा चेन 2, बीटा चेन 1, बीटा चेन 2, और इतने से ही अभी फुर्सत नहीं मिलेगी। जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया ये सब पढ़ना है, जो कि हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, उस जीन में डैमेज होने की वजह से अल्फा चेन और बीटा चेन गलत कोड हो जाती हैं, हीम ग्रुप अलग तरीके से बनेगा, दैट्स व्हाई आपकी वो डिजीज होती है। तो वो जेनेटिक्स के पार्ट में आएगा, वहीं पे बात करेंगे। इज इट क्लियर? नाउ आयरन के फैक्ट लिखना है कुछ। इन अ 70 kg मैन, एक एवरेज एडल्ट मैन की हाइट वेट बढ़िया वाला 70 kg मैन, देयर इज 4 ग्राम ऑफ आयरन। उसके अंदर 4 ग्राम लोहा प्रेजेंट होगा। क्लियर? 65% of which circulate in blood. उन हीमोग्लोबिन के वही पोरफायरिन रिंग में प्रेजेंट है, हीम ग्रुप के साथ, हीम ग्रुप में प्रेजेंट है पोरफायरिन रिंग के साथ 65%, 4 ग्राम का 65। इसका मतलब बाकी डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, बाकी ट्रांसपोर्टेड भी हो रहा है। आयरन मैकेनिज्म में भी चाहिए आपको। क्लियर? About 1/2 of the remainder is stored in liver, spleen and bone marrow, chiefly as ferritin. That's why ferritin टेस्ट भी होता है, एक ब्लड टेस्ट होता है फेरिटिन के, आयरन बॉडी में प्रोड्यूस कितना हो रहा है, एब्जॉर्ब कितना हो रहा है, ये सब एनीमिया को फाइंड करने के लिए। जैसे तुम लोग के पहले जो बैच था, मतलब 12th वाला बैच जो था, उस टाइम मेरी एक नीस यहाँ पे रहती थी, भतीजी यहाँ रहती थी, वो क्रोनिक एनीमिक है, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको, एनीमिया। एंड वो यहाँ प्रिपरेशन के लिए आई थी। बेसिकली वो इंजीनियर थी, लेकिन आगे की प्रिपरेशन कर रही थी। अभी आईआईटी खड़गपुर में उसका सिलेक्शन हो गया। तो वो एनेमिक है, वो देखने में बढ़िया एकदम खूबसूरत हेल्दी दिखेगी, लेकिन उसकी बॉडी में इतना एक्लिमेटाइज हो चुकी है, अडॉप्टेशन हो चुका है कि वो 4 HP भी पहुंच जाता है, 5 HP भी पहुंच जाता है, तो भी हम लोग को पता नहीं चल रहा था कि वो बहुत सीवियर बीमार है। लेकिन वो बस ऐसा, जैसे अपन लोग हल्का फुल्का थकान वगैरह बताते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है, पढ़ने वढ़ने में काफी अच्छी है, खूब अच्छे से पढ़ती बढ़ती है, कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं होगी कि आपको पता चले कि वो बीमार है। तो जो फर्स्ट टाइम भोपाल में डिटेक्ट हुआ था, तो उसको 5 HP पे थी वो, और जब रिपोर्ट आई तो इतना शॉकिंग था, और उसके बाद उसको एडमिट किया गया, क्योंकि 5 HP इज द वेरी सीवियर कंडीशन, कोलैप्स कर सकती है बॉडी, कभी भी ब्रेन काम करना बंद कर सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो उसको तुरंत 3 ब्लड ट्रांसफ्यूजन किए गए, देन उसका HP 7 to 8 पहुंचा, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चला। फिर अब उसका 2 बार ऐसा हो चुका है कि उसको 2 साल में, 1-2 साल के इंटरवल पे उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। तो कंटिन्यूअसली एक्चुअली क्या है, तो उसमें टेस्ट वगैरह करके आया कि जेनेटिक प्रॉब्लम है, उसका लाइफ टाइम ये प्रॉब्लम रहेगा। उसको इसको मेंटेन करने के लिए आयरन सप्लीमेंट देने पड़ेंगे कंटिन्यू बाहर से, क्योंकि बॉडी नहीं पड़ा। तो उसी में फेरेटिन टेस्ट भी किया जाता है कि फेरेटिन कितना है, क्या आपके बॉडी में। देखो, हीमोग्लोबिन तभी फॉर्म करेगा जब फेरेटिन होगा, फेरेटिन आयरन मॉलिक्यूल पॉलीपेप्टाइड से जाके बाइंड करेगा, तभी तो हीमोग्लोबिन बनेगा ना। तो सिंपली क्या आपके बॉडी में फेरेटिन का फॉर्मेशन, फेरेटिन फेरेटिन स्टोर हो रहा है, आपको सप्लीमेंट में फेरेटिन मिल रहा है, ये सारे टेस्ट आ जाते हैं उसमें। तो सिंपली अभी ये समझो कि आयरन के बारे में फैक्ट है कि आयरन मोस्टली जो है 65% वो ब्लड में है, एंड कुछ पोर्शन जो इसका है वो लिवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में फेरेटिन के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, एंड हेमोसाइडरिन। तो 2 ये टर्म्स भी आप याद रखोगे आयरन के।
ओके, क्लियर है। सप्लीमेंट की बात करें तो सबने सुना है पालक खाओ, खजूर खाओ, गुड़ खाओ, सब खाते रहो, ठीक है, आयरन बढ़ता है, इन सब चीजों से आयरन बढ़ता है। फीमेल्स को इस तरीके की ब्लड की प्रॉब्लम को बहुत फेस करनी पड़ती है जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ता है। तो एक कहते हैं कि एक टाइम के बाद 30+ में आयरन और कैल्शियम, कुछ बीमारी नहीं है तो भी आयरन कैल्शियम का सप्लीमेंट टैबलेट आपको लेना चाहिए, क्योंकि प्योर आयरन प्योर कितना है, अगर आप फ्रूट खाने जा रहे हो तो फ्रूट में बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करने की वजह से बहुत सारे ऐसे भी केमिकल्स आ चुके हैं जिनसे आपको हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो लाइक वेजिटेबल फ्रूट ये तो हमारी फूड चेन में ही एंटर कर चुके हैं, दैट्स वाई बॉडी में बहुत सारे कार्सिनोजेंस हैं, कैंसर के रेट बहुत बढ़ चुके हैं, ये सब उसमें फैक्टर है। अपन बात करेंगे इकोलॉजी इन्वायरमेंटल पढ़ते हुए। अभी हम अच्छी अच्छी बात करते हैं कि आयरन सोर्स अगर बढ़ाना है, आयरन खाना है तो किशमिश खाओ, खजूर खाओ, पालक खाओ, स्ट्रॉबेरी खाओ, ठीक है, सीसम सीड, ग्रेप फ्रूट, इन सब चीजों, वाटरमेलन, अनार, इन सब के अंदर अच्छा खासा आयरन अमाउंट होता है और ये आपको फूड सप्लीमेंट में यूज करने चाहिए। क्लियर है। नाउ फेट ऑफ आरबीसी, एक पोर्शन इसका पोरफायरिन रिंग जो है उससे आप वाकिफ हो बहुत अच्छे से, आपने लीवर में के टाइम में उसको देखा, बाकी चीजें देखो चलो। तो फेट ऑफ आरबीसी मतलब आरबीसी को डिस्ट्रक्ट करना है, स्प्लीन में वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है। तो जस्ट लाइक प्लांट का कॉन्सेप्ट याद करो, मोबाइल एलिमेंट, इमोबाइल एलिमेंट, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो बॉडी वापस ले सकती है, ठीक है, प्लांट वापस दे सकता था, तो वो उसके डिके सेनेसेंस होने के पहले लीफ से ले रहा था। उसी तरीके से आरबीसी डिस्ट्रक्टेड हुई, आरबीसी अगर डिस्ट्रैक्टेड हुई तो वो वहां से एंटर करेगा, आरबीसी एंटर करेगा, डिस्ट्रक्शन है स्प्लीन में, ठीक है, डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया तो आरबीसी के जो जो कंपोनेंट वो वापस ले सकता है वो लेगा वहां पे, ठीक है। तो आयरन और एपोफेरेटिन, ठीक है, फेरेटिन से अटैच्ड जो रहेगा दैट इज एपोफेरेटिन, फेरेटिन एक्स्ट्रा पार्ट, ओके। तो आयरन और एपोफेरेटिन आपके एब्जॉर्ब हो जाएंगे, फेरेटिन के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, स्टोर्ड एंड रीयूज्ड, और दोबारा इनको फिर से बोन मैरो सिंथेसिस, बोन मैरो के ट्रांसपोर्ट होके पहुंच जाएंगे और फिर से ये सिंथेसिस में यूज होंगे। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी से दूसरा क्वेश्चन क्या है, हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन वाले पार्ट ले लो, मतलब प्रोटीन वाले पार्ट ले लो, उसको भी तोड़ दिया, प्रोटीन पूल मतलब मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स में ये पार्टिसिपेट कर गए। अब अगेन एज पर रिक्वायरमेंट प्रोटीन मूव होगा, प्रोटीन यूज हो जाएगा, स्टोर्ड एंड रीयूज्ड हो गया। पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग में क्या है, वहां पे वेस्टेज है, तो पोरफायरिन रिंग में बाइलरुबिन का ब्रेकडाउन, बाइल का फॉर्मेशन एंड उस पूरे सिक्रीशन को ब्लड के थ्रू या ब्लड के थ्रू नहीं, उसको एलिमेंट्री कैनाल के डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू आप एक्सक्रीट कर रहे हो, ठीक है, एक्सक्रीट कर रहे हो तो दे बिकम्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। जस्ट वेट वेट बेटा, इसको देखो, मैं आ रही हूँ ना।
ठीक है। तो पोरफायरिन रिंग को ब्रेक डाउन किया गया तो उससे बाइलरुबिन रिलीज हुआ। बाइलरुबिन जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोटीन है। तुम्हें पता है कि डिपॉजिट होने लगेगा, अगर ये स्ट्रक्चर डिपॉजिट होने लगेगा तो जॉन्डिस को यू कैन रिलेट, जॉन्डिस वाला याद रखो बस। तो इसको एक्सक्रीटरी निकालना पड़ेगा। एक्सक्रीशन के लिए इसे एलिमेंट्री कैनाल में ट्रांसफर करते हैं और एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू ये एक्सक्रीटा में रिलीज हो जाता है। इज इट क्लियर? फेट ऑफ आरबीसी समझ में आया? क्या क्या पार्ट हुआ? पोरफायरिन रिंग हुआ, ग्लोबिन प्रोटीन हुआ एंड आयरन और एपोफेरिटिन, आयरन को वही ब्रेक डाउन करके। तो मीन्स वहां पे आपको कंपोनेंट मिल रहे हैं जिसको आप रिलीज करना चाह रहे हो, जिसको आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में यूज करना चाह रहे हो, वो आरबीसी को बनाने में लगे हुए थे। क्लियर? तो रिलीज ऑफ हीमोग्लोबिन में फेरेटिन, प्रोटीन पूल एंड बाइलरुबिन का फॉर्मेशन हुआ। इन सभी को आपने रिलीज कराया। ओके, बाइल बनेगा, बाइल तो डाइजेशन में चला जाएगा, मैकेनिज्म में यूज होगा। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? मैथ्स के बहुत सारे बच्चे एंटर कर गए थे क्लास में। इज इट क्लियर? वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है, ये तो हो गई आपकी आरबीसी की कहानी। ये पूरी आपकी हो गई आरबीसी की कहानी। क्या देखा आपने? आरबीसी का बनना देखा, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी देखा एंड देन आपने आरबीसी के कुछ डिटेल्स देखे थे, आरबीसी का बनना देखा, देन आरबीसी में हीमोग्लोबिन है इस चीज को देखा, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को देखा, देन आरबीसी के ब्रेकडाउन, ग्रेवयार्ड ऑफ जो आरबीसी है स्प्लीन, उसके अंदर आप आरबीसी को तोड़ रहे हो वो देख रहे हो आप। आयरन के कुछ फैक्ट्स देखे, आरबीसी के आयरन के सप्लीमेंट्स की बात कर ली अपन ने, और आरबीसी को जब टूट रही है आरबीसी तो उससे जो भी चीजें रीअब्सॉर्ब कर सकती है, बॉडी वापस ले सकती है, वो सब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में फेरेटिन और प्रोटीन पूल के फॉर्म में स्टोर और रीयूज हो रही है। एंड पोरफायरिन रिंग बाइलरुबिन में ब्रेक डाउन की एंड दैट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? इस एक्सक्रीटरी प्रोटीन को लीवर के थ्रू फिर ट्रांसफर कर दिया जाएगा एलिमेंट्री कैनाल में एंड एक्सक्रीटा के साथ वो रिलीज हो जाएगा। Now come to next, WBC. WBC is commonly known as leukocyte या leukocytes are also known as WBC. एक ही बात है। As they are colorless, ठीक है? White blood cells and you know white in biology white is creamish color. ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, यहाँ पे कलर पिगमेंट नहीं है, रेड पिगमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई आप इसको कलरलेस बोल रहे हो, ल्यूकोसाइट्स हैं। दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर। किससे लेसर इन नंबर है कंपैरेटिवली? प्लेटलेट्स और आरबीसी। आरबीसी से तो दोनों ही कम है, ब्रॉडली हम जानते हैं 45% में 44% जब आरबीसी है तो कहीं से कहीं कोई उसके आसपास भी नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको समझनी है, जो साइज के अकॉर्डिंग है, जो सब इसमें कंपोजिशन ले रखा है ब्लड का, वो सब आरबीसी का हायर है। तो रिलेटिवली मतलब प्लेटलेट के करीब होगा ल्यूकोसाइट, ठीक है? आरबीसी से तो बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, बट दोनों के रिलेटिव में इसकी जो है वो नंबर सबसे कम है। एवरेज इज 6000 to 8000 mm पर mm क्यूब, ठीक है? तो सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी है कि जो रेंज दिया हुआ है दैट इज योर एमसीक्यू, ये डेटा आपको याद रखना है। एंड जो WBC है दे आर द स्कैवेंजर, एक तरीके से ये हमारी बॉडी के आर्मी मैन है। ओके, अलोंग विद द इम्यून सेल्स, और भी इम्यून सेल्स हैं उनके साथ साथ ये भी आपके आर्मी मैन होते हैं। तो इनके बारे में थोड़ी सी चीजें अभी समझना है, कुछ इम्यूनोलॉजी में समझना है। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। तो आपने WRBC में देखा 120 डेज का स्पैन दिया हुआ है। ल्यूकोसाइट्स आर शॉर्ट लिव्ड, सिंथेसिस होंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे और चल देंगे। सिंपल सी बात। अब हमने कल ही बताया था जब फॉर्म एलिमेंट, अब आरबीसी का इंफॉर्मेशन जितना शॉर्ट में कर सकते हो उस चार्ट में आपको आज ऐड कर लेना। क्लियर? WBC की इंफॉर्मेशन भी उस चार्ट में आप ऐड करोगे या फिर अलग से कहीं WBC आरबीसी, अगर आपका चार्ट छोटा है तो आप WBC आरबीसी और इंफॉर्मेशन लेकिन टेबुलर फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में जितना हो सके उतना लिखो और इसको सेलेक्टेड रखो, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी से बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन, अगर 90 क्वेश्चन में हम कहें 25 to 30 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी से आते हैं
तो आप समझ सकते हो कि इम्पोर्टेंस है इसकी, इस पोर्शन की, इस यूनिट की, और दैट इज द बेसिक चैप्टर जो आपके मेडिकल फील्ड से आपको रिलेट कर रहा है। तो इनकी नोट्स प्रॉपर बनाओ, प्रॉपर रखो, ताकि ये डेटा वेटा कहीं बिठाने वाले नहीं है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो डिनाई हो सकता है। तो सिंपली क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व करना है, और आज से आप एमसीक्यू स्टार्ट भी कर दो। कल से स्टार्ट हो गया होगा आई नो, बट आज और अच्छे से पूरा ब्लड वाला पोर्शन कवर कर लेना। तो कल मैंने बताया था कि जो WBC है या जो ल्यूकोसाइट सेल्स हैं, इनको हम डिवाइड कर देते हैं ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। एक ऐसी सेल्स की कैटेगरी जिनके साइटोप्लाज्म में आपको ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, दे कम्स अंडर द ग्रेनुलोसाइट, और जिनके साइटोप्लाज्म में आपको ग्रेन्यूल्स नहीं दिख रहे हैं, दे कम्स अंडर द ए ग्रेनुलोसाइट। तो सिंपली यू कैन सी इस इमेज में राइट साइड के दोनों सेल्स में आपको ग्रेन्यूल्स नहीं दिख रहे हैं, एंड 3 सेल्स में आपको डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, फिर वो डिफरेंट कलर के दिख रहे हैं। इट मीन्स कि आप स्टेनिंग टूल एंड टेक्निक में जो मैंने आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड यहाँ पे अप्रोच ली जा रही है, स्टेन किया जा रहा है, ताकि यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दोज ग्रेनुलोसाइट। ग्रेन्स अलग अलग स्टेन को लेंगे, उससे आप डिस्टिंग्विश करोगे कि हाँ ये ग्रेनुलोसाइट में भी एस्नोफिल है, न्यूट्रोफिल है या बेसोफिल। तो 5 सेल्स के नाम आपको फिर से WBC में ऐड करना है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एस्नोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ओके, क्लियर? अब जो इनके बीच में डिफरेंस है फिर से, ठीक है, ग्रेनुलो और ए ग्रेनुलो हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ग्रेनुलोसाइट, डिफरेंट ग्रेनुलोसाइट। तो आपको दिख रहा है कि इनके बीच में जो स्ट्रक्चर है दैट इज न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस और ग्रेन, न्यूक्लियस में देखो, न्यूक्लियस राउंड जैसा शेप नहीं है, लोब्स निकले हुए हैं, लोब्यूल्स हैं उसमें, चैम्बर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्लियर। तो पहला पॉइंट न्यूट्रोफाइल में देखो, जो कि अटैकिंग सेल होती है, किलर सेल होती है, ठीक है। न्यूट्रोफाइल्स आर मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, कई सारी ब्रांच दिख रही है, न्यूक्लियस की कई सारी ब्रांच दिख रही है, मल्टी लोब हो गई। पेल रेड एंड ब्लू साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, इनको स्ट्रेन करेंगे तो स्ट्रेनिंग जो भी टेक्निक यूज होगी उससे इनके ग्रेन्यूल्स किस कलर को लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा रेडिश और ब्लूइश कलर का लेंगे। एस्नोफिल्स बाइलोब न्यूक्लियस, 2 लोब दिख रहे हैं, आप काउंट कर सकते हो, 2 लोब हैं, वहां मल्टी लोब था, यहाँ 2 लोब दिख रहे हैं आपको, न्यूक्लियस 2 चैम्बर में डिवाइड होता हुआ दिख रहा है और अटैच्ड है सब आपस में। डार्क पिंकिश स्टैंड होगा साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल का, कलर पे मत जाना, जो लिखा है उस पर ध्यान देना। और वैसे कलर स्टैंड का नहीं क्वेश्चन आएगा, तुम लोगों को क्या आएगा, ग्रेनुलोसाइट है एंड मल्टीलोब है, तो विच सेल इज मैच द कॉलम, दैट इज न्यूट्रोफाइल। ग्रेन्यूल है एंड बाइलोब न्यूक्लियस है, ठीक है, विजिबल है तो एस्नोफिल, विजिबल नहीं है दोनों लोग प्रॉपर तो बेसोफिल हो जाता है, कॉमन डिफरेंस है दोनों। चलो आगे देखते हैं। तो एस्नोफिल हो गया, जो कि मोस्टली एलर्जी के टाइम में इनके काउंट बढ़े हुए दिखते हैं। बेसोफिल, बेसोफिल में बाइलोब न्यूक्लियस हो गया, यूजुअली कांट बी सीन, ध्यान देना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बेसोफिल में दूसरा वाला लोब बहुत इजीली दिखेगा नहीं, इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, क्लियर। एंड दोनों का स्टेनिंग अलग, वहां पिंक स्टेन था, यहाँ पे डार्क पर्पल स्टेन आएगा। डार्क पर्पल स्टेन साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स दैट टेक्स अप द एंटायर सेल। नंबर ऑफ ग्रेन्यूल्स भी बेसोफिल में ज्यादा होते हैं। न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, बेसोफिल, all the three are the types of granulocyte leukocyte, clear। and granulocyte में इनके जो न्यूक्लियस पे आ जाए तो न्यूक्लियस इज bilobed in eosinophil and basophil and multilobed in neutrophil, bilobed and clearly visible in eosinophil, bilobed and not clearly visible in basophil. Any question? जैसे बातें कर रही हूँ वैसे ही समझो। अभी सिर्फ सेल के अंदर के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की बात की है, ग्रेन्यूल्स की बात की है, तो उतना ही समझना है यहाँ, ठीक है। फिर ये तो हो गया आपका ग्रेनुलोसाइट, अब बचा ए ग्रेनुलोसाइट, तो उनको भी डिवाइड कर दिया मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में। अगेन न्यूक्लियस पे बात करते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा है, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस दैट मे अपीयर लोब्ड, किडनी शेप है, बीन शेप्ड है,
लेकिन लोबल भी दिख सकती है, बट ग्रेन नहीं प्रेजेंट है। क्लियर? ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट है, तो सिंपली दे आर मोनोसाइट सेल्स। साइटोप्लाज्म इज वेरी फ्रेंडली स्टेन ब्लू, बहुत लाइट ब्लू कलर का स्टेन लेगा। लिम्फोसाइट सबसे अलग दिखता है, सबसे अटैकिंग भी है। लार्ज स्फेरिकल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा लिम्फोसाइट में। नो ग्रैन्यूल्स, दैट्स व्हाई दे आर कम्स अंडर द ए ग्रैनुलोसाइट। थिन आउटर रिम ऑफ फेंटली ब्लू स्टेन साइटोप्लाज्म। जो ब्लू स्टेन है, एक जब लार्ज न्यूक्लियस हो गया तो साइटोप्लाज्म का कंपोजिशन कम हो जाएगा, जगह साइटोप्लाज्म के लिए कम बनी है, तो एक स्टेन कैसा दिखेगा? थिन लाइनिंग जैसा दिखेगा। एंड दैट्स व्हाई ये जो आपको पांचों सेल्स हैं, ये ब्लड का ड्रॉप, एक भी ब्लड ड्रॉप का अगर सैंपल दिया है और उसको अल्ट्रा आप एनालिसिस कर रहे हो, तो वहां यू कैन सी दैट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। क्लियर? आई थिंक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लिम्फोसाइट जिसमें सबसे ब्रॉडर क्लियर स्फेरिकल न्यूक्लियस दिखेगा, दैट इज लिम्फोसाइट। लोब्यूल ग्रैन्यूल दिखेंगे, तो दे आर ग्रैनुलोसाइट। मल्टीलोब, न्यूट्रोफिल, बाइलोब, क्लियर बाइलोब, एस्नोफिल, नॉट क्लियर बाइलोब, बेसोफिल, देन मोनोसाइट, किडनी शेप न्यूक्लियस। मतलब ए ग्रैनुलोसाइट है और न्यूक्लियस स्फेरिकल नहीं है, तो वो मोनोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट अगेन। क्लियर? तो आपको ये सब सेल वगैरह, ये स्लाइड्स सब बनानी होगी एमबीबीएस में, सो जस्ट एंजॉय दिस पोर्शन। ठीक है, अब नॉर्मल रेफरेंस रेंज ब्लड, अब अगेन ब्लड रिपोर्ट वाली बात है। थोड़ा सा आप जो पढ़ रहे हो तो आप इसको अप्लाई भी करो। कोई ब्लड रिपोर्ट आपके घर में देखी हो तो उसको उठाओ, उसको देखो। क्लियर? उसमें देखो ये सारी सेल्स के डब्ल्यूबीसी काउंट के नीचे रेंज दिया होगा। एक डब्ल्यूबीसी का रेंज होगा, उसके बाद डिफरेंट टाइप के डब्ल्यूबीसी का रेंज दिया होगा। तो आपको बस रेंज ध्यान रखना है। अभी आपको ये कंपोजिशन रखने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट एक बार देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? तो सबसे ज्यादा अमाउंट में जो है, जो आपने मल्टी लोब्ड ग्रैनुलोसाइट दिखा, वो सेल में सबसे ज्यादा, ब्लड में सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलेंगी 40 to 80%। मतलब डब्ल्यूबीसी के भी सबसे हायर क्या है? न्यूट्रोफिल्स है। क्लियर? देन लिम्फोसाइट आ जाती है, देन मोनोसाइट है, सबसे कम है बेसोफिल, लेस देन 1% में आती है, 2 नहीं, लेस देन 1% में आ जाती है बेसोफिल। एंड एस्नोफिल का काउंट 1 to 6% है। और ये रेंज कैसा है? मिनिमम एंड मैक्सिमम वाला। इसके ऊपर गया तो कंडीशन गलत है, इसके नीचे गया तो कंडीशन गलत है। एक होता है एवरेज रेंज, ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं ना पीएच 6.8 से 7 है, तो दैट इज एवरेज, नॉट कि मिनिमम क्रिटिकल कंडीशन नहीं है। लेकिन जब आप कोई क्लिनिकल डेटा की बात करते हो तो उसमें आप मिनिमम एंड मैक्सिमम नॉर्मल रेंज की बात करते हो। एंड जब आप कुछ ऐसे मीन डेटा की बात करते हो तो यू आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज वैल्यू। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? मैं क्या बोल रही हूँ, समझ में आ रही है बात? तो ये क्लिनिकल डेटा है। क्लिनिकल डेटा में मिनिमम नॉर्मल एंड मैक्सिमम नॉर्मल की बात होती है। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट की एवरेज इनके बीच में कहीं पे आ जाएगा। इज इट क्लियर? इसके नीचे वैल्यू गई तो भी कंडीशन वहां पे ब्रॉड कलर का, बोल्ड कलर का रिपोर्ट में लिखा होगा, ठीक है, कि ये नॉर्मल रेंज के बाहर है, तो उसको बोल्ड से या कलर्ड से, अलग अलग पैथलैब का अलग अलग फीचर होता है, वो एक्सप्रेस करते हैं उसको। क्लियर है? ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं आप न्यूट्रोफिल को। न्यूट्रोफिल की प्रॉपर्टी काउंट अभी देखा अपन ने 40 to 80%, 40 to 60% इन पेरिफेरल ब्लड। साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स न्यूट्रली स्टेनिंग है, पिंक इन कलर है, ये ग्रेन्यूल्स की बात हो गई। न्यूक्लियस मल्टीलोब्ड है। किलिंग स्ट्रेटजी, दैट इज अब फंक्शन ऐड हो गया। पहले हमने स्ट्रक्चर की बात की, नाउ इस पॉइंट को ऐड कर लोगे तो कंप्लीट नोट्स हो जाएगा, फंक्शन आ गया। क्लियर? गो टू द बैटलफील्ड। केमोटेक्सिस, केमिकल, जो भी बैक्टीरिया वायरस वहां पे है वो कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, उसको सेंस करता है, एंड देन उसको सेंस करके ये भी केमिकल रिलीज करेगा एंड केमोटेक्सिस बिहेवियर को शो करेगा। रिकॉग्नाइज एनिमी। क्लियर? रिकॉग्नाइज एनिमी कैसे कर रहा है? इम्यूनोग्लोबुलिन जी
एंड C3b रिसेप्टर, ये सारे जो इसके कोऑर्डिनेटेड वे में इसका हेल्प करने के लिए न्यूट्रोफिल स्ट्रांगली अटैक करते हैं बेटा। NK सेल, नेचुरल किलर सेल, वो भी स्ट्रांगली अटैक करते हैं। देखेंगे अपन, ये सब बात करेंगे इम्यून सिस्टम, ठीक है। एंड ईट दे, फैगोसाइटोसिस कर रहा है, ये नहीं कि एक एक गोली चलाने वाला है। ये अटैकिंग कैसे होता है कि एक तो हो गया कि खुद ही बम बन गए और गए और वहां पे फट गए, तो ये क्या कर रहा है, बल्क अमाउंट में इनगल्फ कर लेगा, तो ईट देम, फैगोसाइटोसिस कर लेगा, ठीक है। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। जस्ट थोड़ी सी चीजें अभी लिख लोगे, अच्छे से याद रहेंगी, फिर इम्यून सिस्टम में जब पढ़ोगे तो बहुत अच्छा मजा आएगी। मेरा तो फेवरेट पोर्शन है भाई, इम्यूनोलॉजी में बड़ी अच्छी लगती है। मेरे को जेनेटिक इंजीनियरिंग अच्छी लगती है, मेरे को इम्यूनोलॉजी अच्छी लगती है, मेरे को बायोटेक्नोलॉजी अच्छी लगती है, मेरे को माइक्रोबायोलॉजी अच्छी लगती थी। मतलब जहाँ पे कुछ मैकेनिज्म आया वो पोर्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इम्यूनोलॉजी पहले तो मेरा बहुत फेवरेट हुआ करता था, मतलब जब मैं MSc कर रही थी तब मेरा भयंकर वाला फेवरेट था। आई सपोज टू कि मैं या तो DNA फोरेंसिक साइंस में रिसर्च करने में चली जाऊंगी या इम्यूनोलॉजी में जाऊंगी, बट नया ही हो गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में चले गए। बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज ऑल्सो वेरी गुड कि आप अब डेटाबेस आप किसी भी फील्ड में करते हो, तो मैंने ये सब भी काम किया है, मैंने ब्लड क्लॉटिंग का भी देखा है, तो एवरीथिंग। जब आप डिजीज पढ़ते हो तो बैक्टीरिया वायरल का इंटरेक्शन देखते हो, तो उसमें भी, लेकिन वो वहां पे आप बस एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो, आपने हाथ में ब्लड नहीं लिया, सब कुछ कंप्यूटेशनल डेटा है, ये डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल हो गया। नेक्स्ट सेल आ गई बेसोफिल। अब ये भी एक्टिवेट होती हैं एलर्जिक कंडीशन में, क्लियर। एलर्जिक कंडीशन में एक प्रोडक्ट होता है हिस्टामिन, ठीक है। एनाफाइलेक्सिस, एक एनाफाइलेक्सिस अटैक जैसे आएगा, ये भी आप लोग पढ़ोगे, वहां पे इम्यून सिस्टम में इसका डिटेल बताएंगे, ठीक है। तो हिस्टामिन के रिजल्ट से एक जो होता है वो अटैक करेगा, ये एलर्जिक जो भी वहां पे एलर्जिक कॉज करेंगे, उस केस में ये उसको सप्रेस करेगा। एंड उसके सिम्टम्स कैसे दिखते हैं, एलर्जी के सिम्टम्स सभी को आइडिया है कि किसी चीज से अगर एलर्जी है तो उस चीज के टच में आने पे ईचिंग वगैरह हो रही है, किसी क्लॉथ से एलर्जी है, किसी स्मेल से एलर्जी है, तो एवरीथिंग, सबकी एलर्जी का बहुत अलग अलग है। एंड उसमें एलर्जन टेस्ट में IgE को टेस्ट किया जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई को, कितना प्रोड्यूस हो रहा है। अगर ब्लड में इम्यूनोग्लोबुलिन ई का काउंट बढ़ा है मतलब एलर्जी है। देन एलर्जन टेस्ट होता है कि किस चीज से, उसकी डेली रूटीन को उसमें स्टडी किया जाता है, उसने क्या खाया, कहाँ गया, कितने टेम्परेचर में रहा है, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। बहुत टाइम लगता है इसमें, अंडर ऑब्जर्वेशन डॉक्टर पूरा ऑब्जर्व करता है, देन वो कहीं जाके कंक्लूड कर पाता है कि उसके डेली रूटीन में क्या चीज है जिससे उसको एलर्जन हो रहा है, एलर्जी हो रहा है, तो एलर्जन आ जाता है। तो सिंपली अभी बस ये देखना है, बेसोफिल्स जो है, जो बाइलोब स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का है, ग्रेनुलोसाइट्स हैं, वो ब्लड में काउंट बढ़ेगा तब जब एलर्जी की बात होगी। एंड एस्नोफिल भी सिंपल एलर्जिक रिएक्शन में यूज होती है। एलर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस है, एस्नोफिल एलर्जिक रिएक्शन में भी है एंड वॉर्म इन्फेक्शन में भी है। वॉर्म इन्फेक्शन, बॉडी में अगर वॉर्म इन्फेक्शन है, पैरासिटिक वॉर्म्स है इनसाइड बॉडी, तो भी एस्नोफिल के काउंट आएंगे। तो एस्नोफिल को देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, क्या सिम्टम है, अब कब एस्नोफिल का काउंट बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो एस्नोफिल, बेसोफिल में क्या क्या था, एक्टिव इन एलर्जीज प्रोड्यूस डिफरेंट हिस्टामिन that are the component, clear, cause of itching in mild proliferative stage, मतलब जब प्रोलिफरेट करेगा ना, वो ग्रोथ करेगा, तो उस टाइम एक ईचिंग सा फील होगा, ठीक है। ऑल्सो प्रोड्यूस हेपेरिन टू स्लो डाउन ब्लड क्लॉटिंग। हेपेरिन क्या है, एंटीकोएगुलेंट है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, मतलब ब्लॉक करे, ब्लड क्लॉट अननेसेसरी ना बन जाए, इसलिए हेपेरिन का प्रोड्यूक्शन होगा। तो मीन्स वही जो कल मैंने बताया था ना कि ब्लड क्लॉटिंग का एक लेवल है बेटा, नॉर्मली जरूरी भी है और उससे ज्यादा ब्लड क्लॉटिंग हुआ तो वो डिजीज भी है। तो जो जिसको भी, जिसके भी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग की टेंडेंसी होती है, उनके में क्या होता है ना, उनके लोअर बॉडी पार्ट में, मतलब लेग्स को तुम देखोगे, लोअर लिम्स को देखोगे, तो इसमें उनके ब्लड क्लॉट्स, उनकी जो नसें हैं वो बहुत ब्लैकिश ब्लूइश स्टेन, ब्लैकिश स्टेन का स्पॉट जगह जगह उनके बन जाता है अगर वो ज्यादा देर तक बैठे बैठे हैं। तो मीन्स उनके अंदर हेपेरिन का लेवल डाउन है और एंटीकोएगुलेंट वहां पे प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो नॉर्मल से ज्यादा कोएगुलेशन हो रहा है।
तो डीप साइड में हो रहा है तो बहुत ज्यादा वो ऐसा सीवियर कंडीशन नहीं होती, लेकिन जस्ट डीप साइड से ब्लड तो ऊपर भी आ रहा है, अगर यहाँ से कोई कोएगुलेट, कोई क्लॉट ब्रेक डाउन होके और वो लंग्स की तरफ मूव कर जाता है, देन इट इज प्रॉब्लमेटिक, उसको बोलते हैं पल्मोनरी। ठीक है, तो दोनों ही केस मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऑल्सो प्रोड्यूसेस हेपेरिन टू स्लो डाउन द ब्लड क्लॉट, और उस केस में आपको बाहर से हेपेरिन के इंजेक्शन भी लेने पड़ते हैं। एस्नोफिल में बात करते हैं, कोर्स रेड कलर ग्रेन्यूल्स हैं, आज छोड़ो, बाइलोब न्यूक्लियस है, डिफेंड अगेंस्ट पैरासिटिक फॉर्म। जो क्वेश्चन है आपको, अब एमसीक्यू ज्ञान की बातें बहुत हो गई, एमसीक्यू की बातें भी समझो। वर्म इन्फेक्शन में और एलर्जिक रिएक्शन में आपको एस्नोफिल के काउंट बड़े दिखेंगे, रेंज 1 to 6%, एलिवेटेड इन पैरासिटिक वर्म इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शन। ध्यान रखना, ये गलती होती है बच्चों से। सारी सेल्स, सारे डब्ल्यूबीसी सेल्स, उनके लिए तुम्हें क्या टेबल बनाना है, एक तो साइटोप्लाज्म का कलर, दूसरा ग्रैन्यूल्स की प्रेजेंस, तीसरा न्यूक्लियस का लोबल स्ट्रक्चर, चौथा उनकी साइज एंड पांचवा उनका फंक्शन। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, किस केस में उनका रेंज ऊपर नीचे होगा। अब ये आ गया आपका एनसीईआरटी का इमेज। फॉर्म्ड एलिमेंट इन ब्लड, आरबीसी हो गया, एस्नोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया, मोनोसाइट देखना है अभी थोड़ा सा, टी लिम्फोसाइट की बात कर लेंगे एंड देन प्लेटलेट्स। चलो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या कहानी कह रहा था। ठीक, ल्यूकोसाइट्स, अब एनसीईआरटी मार्क कर लेना, आल्सो नोन एज डब्ल्यूबीसी, ये तो पॉइंट बीच में भी आया था। दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर विच एवरेज 6000 to 8000 mm3। अब बेटा ये ध्यान रखना, ये एवरेज वैल्यू है, दैट इज नॉट द क्लिनिकल डेटा। तो जो मैं डेटा दिखा रही हूँ वही मिनिमम और मैक्सिमम वाली बात याद रखना, वो क्लिनिकल कंडीशन है कि मिनिमम नॉर्मल एंड मैक्सिमम नॉर्मल रेंज, और ये एवरेज कि इतने अमाउंट में वो ब्लड में प्रेजेंट होता है, दैट इज एवरेज वैल्यू, नॉट नॉर्मल। नॉर्मल है लेकिन एवरेज। ठीक है, leukocytes are generally short lived. We have two main categories of WBC, granulocyte and agranulocyte। सब पढ़ लिया, मार्क कर लो बस फटाफट। Neutrophil, eosinophil and basophils are different types of granulocytes, while lymphocyte and monocytes are the agranulocytes। Neutrophils are the most abundant cells, परसेंटेज नोट डाउन करना 60 to 65%। अब जो आपको करना है भैया, सारी ज्ञान की बातें एक तरफ, एनसीईआरटी एक तरफ, तो मार्क कर लेना, यही आंसर है, 60 to 65% न्यूट्रोफाइल्स। ठीक है, इसमें सबसे अबंडेंट है ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी, एंड बेसोफिल्स आर द लिस्ट मैंने भी दिखाया, डेटा वेरी कर रहा है, आपको ये डेटा याद रखना है। 0.5 to 1% among them neutrophils and monocytes, neutrophils and monocytes 6 to 8% are the phagocytic cells। मतलब जो जो अटैकिंग है, फैगोसाइट करती है, वो आपकी मोनोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट तो रिलीज करती हैं, एक कैसे मैंने बताया ना, एक है कि बंदूक चला रहा है, गोली चला रहा है, वो हो जाती है आपकी लिम्फोसाइट। ठीक है, एक है कि खुद ही बन गया है और गया और पूरा अटैक कर दिया। ठीक है, एक है हल्क, हल्क समझ लो, जैसे वो खुद ही हाथ पैर से ही मार लेगा और तबाही मचा देगा, तो वो क्या हो जाती है आपकी टी लिम्फोसाइट। जो गोली चला रही है वो है बी लिम्फोसाइट। तो हम बताएंगे, ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा, मजा आएगा। तो एक कुछ ऐसा, अभी अटैक को बस ध्यान में रखो, और एक कैसा है कि बस गया और सबको इनगल्फ कर लिया, वेल मछली की तरह मुंह खोला और सब खा लिया। ठीक है, ऑक्टोपस की तरह टेंटिकल्स निकाले एंड एवरीथिंग इज इनसाइड माउथ, खत्म कहानी। तो वैसी आपकी क्या है, न्यूट्रोफाइल एंड मोनोसाइट है। तो ये आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको आप रियल लाइफ से आप जितना रिलेट करोगे उतना इजिली ये सब दिमाग में सेट हो जाएगा। तो न्यूट्रोफाइल्स और मोनोसाइट्स कैसे हैं कि मुंह खोला और इनगल्फ कर लिया, तो फैगोसाइटिक सेल्स नेचर में। एंड न्यूट्रोफाइल, अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, ग्रैन्यूल, मल्टीलोब एंड फैगोसाइटिक इन नेचर, ऑप्शन में आ जाएगा मोनोसाइट भी, और सिर्फ फैगोसाइट और मोनोसाइट इतना ही दिमाग में रखा और बाकी चीजें गायब हैं, तो बच्चे मोनोसाइट करके ही आएंगे, क्योंकि इम्यून सिस्टम में भर भर के मोनोसाइट के बारे में बात है। तो ग्रैन्यूल की बात है, ये न्यूट्रोफाइल में जाओ, पहली ही बात मोनोसाइट कैंसिल हो गया,
मल्टीलोब्ड आया तो भी न्यूट्रोफाइल में जाओ, ठीक है। तो ग्रेन्युलेटेड मल्टीलोब्ड स्ट्रक्चर फेगोसाइटिक इन नेचर, आंसर इज न्यूट्रोफाइल। फेगोसाइटिक एंड एग्रेनुलोसाइट, आंसर इज मोनोसाइट। तो न्यूट्रोफाइल्स एंड मोनोसाइट, अब ये डेटा क्या कह रहा है, टोटल 6 to 8% आर फेगोसाइटिक सेल्स विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। सेंस किया, ठीक है, एक्टिविटी को देखा, केमोटैक्सिस किया एंड देन इनगल्फ कर गया। बेसोफिल सिक्रीट्स, अब ये क्वेश्चन है बेटा अगेन, बेसोफिल सिक्रीट्स हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। क्लियर, हिस्टामिन एलर्जी से रिलेटेड, हेपेरिन एंटीकोएगुलेशन है एंड सेरोटिन भी इसको मेंटेन करने के लिए, इन रिएक्शंस को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। तो बेसोफिल सिक्रीट्स हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन, एलर्जिक रिएक्शन, ब्लड क्लॉटिंग मेन। एंड और ऐसा मोस्टली किस केस में होगा, बैक्टीरियल डिजीज होगी, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो उस केस में दिखता है। एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, ध्यान से सुनना, इन्फ्लेमेशन इज अगेन रिलेटेड टू कि कोई रिएक्शंस चल रहा है, कुछ फाइटिंग चल रही है और उसका रेडनेस, उससे इचिंग, रेडनेस, उससे एक स्वेलिंग सा दिखने लगे। तो जब भी बेसोफिल्स के काउंट बढ़ेंगे, मतलब हिस्टामिन का सिक्रेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब अंदर एक पूरी फाइट चलेगी, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्किन पे पैचेस वगैरह आ जाते हैं। अब ये एलर्जिक सिम्टम्स है बेटा, सबको आए जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली जैसे एविल एक टैबलेट है, अगर स्किन पे पैचेस आ रहे हैं तो एविल टैबलेट बहुत प्रिफरेबली ली जाती है, बहुत छोटी सी टैबलेट है, एंटी एलर्जिक में आती है, ठीक है। तो स्किन में बहुत ईचिंग हो रही है, रेडनेस, इन्फ्लेमेशन हो गया, ऐसा लगे बहुत सारे मच्छर और मधुमक्खी एक साथ काट कर लिए, तो इस तरीके का एक अपीयरेंस दिखता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। ये आउटसाइड बॉडी के बाहर आपको दिखेगा, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारा इन्फ्लेमेशन अंदर की तरफ चलता है। तो एस्नोफिल 2 to 3%, न्यूट्रोफिल मोनोसाइट 6 to 8%। देखो बेटा ये सब क्वेश्चन है, मार्क कर लो, 6 to 8%, 2 to 3%, 6 to 8%, 0.5 to 1%, 60 to 65%। ये जितने डेटा दे दिए परसेंट में, ये सब एमसीक्यूज हैं। बी रेडी फॉर दैट, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और इनको अच्छे से मार्क करके रखो। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या कहानी है। अरे यहाँ कहाँ, एक मिनट। Resist infection and eosinophil 2 to 3% resist infection and are also associated with allergic reaction। हाईलाइट कर लेना, ठीक है। वर्म इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के लिए लिखो वर्म इन्फेक्शन, पैरासिटिक वर्म अटैक कर रहे हैं तो आपका वहां पे एस्नोफिल का काउंट बढ़ जाएगा, एंड एलर्जी है तो भी एस्नोफिल का काउंट बढ़ जाएगा। मतलब एक और जनरली क्या होता है ना, अपन जितना सिटी साइड में रहने वाले लोग हैं ना, इनका एस्नोफिल काउंट अक्सर बढ़ा ही आता है, तो उसको भी नॉर्मल रेंज में ले लेते हैं डॉक्टर, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ इन्फेक्शन, कुछ ना कुछ चीजों से आपकी बॉडी लड़ी रही होती है। लिम्फोसाइट 20 to 25% are two major type, B lymphocyte, T lymphocyte। क्लियर, इम्यून सिस्टम का पार्ट है। B lymphocyte, T lymphocyte, बीटा सेल एंड थाइमस से ओरिजिन होती है, इसलिए T सेल्स बोलते हैं, कोई फुल फॉर्म नहीं है। बीटा सेल एंड थाइमस से ओरिजिन की वजह से T सेल। Both B and T lymphocytes are responsible for immune response of the body। समझना, अब जो मैंने मेमोरी वाली चीजें बता रखी है ना, उसमें टी सेल इन्वॉल्व है। जो मैंने बताया कि एक साथ में बहुत बड़े बड़े वेपन, तोप वगैरह लेके चला गया और बिना डरे एकदम कमांडो अटैक आपने कराया, तो टी सेल आ जाएगी। छोटी छोटी आर्मी, छोटे छोटे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके लड़ रही है, तो बी सेल आ जाती है। तो बी सेल, टी सेल, बोथ आर द lympho types of lymphocytes and involved in immune response of the body। कैसे अटैक करती है, क्या करती है, कितने टाइप्स के होंगे, मेमोरी सेल, प्लाज्मा सेल, एंटीबॉडी सिक्रेशन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम में डिटेल। नाउ नेक्स्ट है प्लेटलेट्स, आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट, फैक्टर है, ठीक है, फ्रेगमेंट है, आर सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट। तो जो आपको सेल का नाम याद रखना है, दैट इज मेगाकैरियोसाइट। इसमें न्यूक्लियस रहेगा, ये न्यूक्लिएटेड रहेगी, ये ब्रेक डाउन होगी तो डिफरेंट प्लेटलेट्स बनेंगे, एंड दैट्स व्हाई आप प्लेटलेट को कल्चर नहीं कर सकते, जो मैंने कल बताया था, क्योंकि प्लेटलेट एक कंप्लीट सेल नहीं है, प्लेटलेट्स आर द फ्रेगमेंट ऑफ सेल। क्लियर,
मेगा कैरियोसाइट सिंथेसाइज्ड इन बोन मैरो, और वहीं ब्रेक डाउन हो जाना है उसका और प्लेटलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ब्लड नॉर्मली कंटेन्स कितना है, 1,50,000 to 3,50,000। मैंने बताया था रेंज, एक है आपके 50-60 लाख, वो चले गए आरबीसी, एक है 1,000, 6 से 8,000, 5 से 8,000, 10,000, इस तरीके से लेवल आ रहा है, तो वो हो गए डब्ल्यूबीसी। एक है आपके बीच में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इस तरीके के डेटा हैं, तो वो हो जाएंगे आपके प्लेटलेट। Can release a variety of substance, most of which are involved in the coagulation or clotting of blood. अब प्लेटलेट्स रिलीज करते हैं, उससे पूरी ब्लड चेन की ब्लड क्लॉटिंग की एक्टिविटी स्टार्ट होगी और एक मैश बनेगा। ठीक है, उस पर बात करेंगे अपन ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, अ रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर। अगर इनका रिडक्शन हो गया नंबर में तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर होगा, और कौन सा डिसऑर्डर होगा, क्लॉट नहीं बनने वाला डिसऑर्डर, मतलब नेसेसरी क्लॉट नहीं बन रहे होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, क्लॉट बनना जरूरी है लेकिन क्लॉट नहीं बन रहा है। हिपेरिन क्या हो गया, एंटी कोएगुलेंट। क्लॉट ज्यादा बन रहा था, हिपेरिन कम प्रोड्यूस हुआ है, तो क्लॉटिंग का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, तो दैट इज अगेन अ डिसऑर्डर, अननेसेसरी क्लॉट्स बन रहे हैं। The reduction in their number can lead to clotting disorder, which will lead to excessive loss of blood from the body. क्लियर, क्लॉट नहीं बनेगा, छोटी सी भी चोट लगेगी, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग हो जाएगी। बाहर आपने कुछ हल्का सा धक्का लगा, कुछ हुआ, अंदर पता चल रहा है इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, क्लियर, हेमोरेजिक कंडीशन हो गई, अंदर कुछ हेमरेज हो रहा है, ठीक है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो इस तरीके से कंडीशन दिखेगी अगर नॉर्मल क्लॉटिंग प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से मार्क कर लेना। प्लेटलेट कैन रिलीज अ variety of substance, most of which are involved in the coagulation or clotting cascade पूरा बनता है। A reduction in their number can lead to clotting disorder, which will lead to excessive loss of blood from the body. हो गया मार्क? मार्क हो गई, बात समझ में आ गई? थोड़ा सा और इन्हीं को पढ़ लेते हैं फिर खत्म करते हैं। लिम्फोसाइट, वेरी गुड। लिम्फोसाइट्स में मैंने बताया बी सेल एंड टी सेल, ज्यादा यहाँ पे नहीं उलझना है, इम्यून सिस्टम में ही डिटेल में पढ़ाएंगे, बस सिंपली कुछ चीजें लिख लोगे तो काम आएगी। बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, टी सेल हेल्पर सेल, मतलब वो हेल्प कर रही है, वो बी सेल को भी हेल्प करती है और टीसी सेल को भी हेल्प करती है, साइटोटॉक्सिक टी सेल को। ठीक है, टीसी सेल हायर अटैकिंग है, ठीक है, एकदम गई और अटैक किया, काम खत्म, नो इफ नो बट नो आस्क नो कुछ क्यों हो, यहाँ क्या हो, कितने हो, कुछ नहीं, सिंपल अटैक किया, तो सबसे जो कमांडो कार्रवाई हो गई वो करती है टीसी सेल, सबसे हार्मफुल है, साइटोटॉक्सिक नाम ही है उसका, साइटोटॉक्सिक टी सेल, वो सेल ही टॉक्सिक है, क्लियर, किल वायरस इन्फेक्टेड एंड डैमेज द सेल, और अननेसेसरी की डैमेज सेल प्रेजेंट है उनको भी ये इनगल्फ खत्म करेगी, मतलब उसको फ्रेगमेंट में तोड़ देगी, उसके बाद आते जाओ इनगल्फ करते जाओ, दूसरों के लिए कहते हैं ना, लाशें बिछा देगी, लाशें बिछा दिया तो अब उसको हटाते जाओ, जो भी करना है वो कर। हेल्पर टी सेल्स हेल्प करेगी, CD4 CD8 ये रिसेप्टर होते हैं, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। बी सेल्स एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती हैं, तो सिंपली एक क्वेश्चन यहाँ तुम्हें मिलता है, ऐसी कौन सी सेल्स हैं जो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती हैं, बी सेल और टीसी सेल, ठीक है, तो बी सेल है। जैसे अब इसको कैसे रिलेट करोगे, ये कैसे हो गया, ये वेपन यूज कर रहा है, बी सेल कैसे हो गया, बी सेल अपने अंदर से ही वो खुद ही कुछ रिलीज कर रहा है, ठीक है, इसको ऐसे समझ लो कि जैसे कोई जहरीला है, वो अपने अंदर से ही टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज कर रहा है, या छोटा सा, मैं तो इसको नॉर्मल बंदूक, छोटी वाली बंदूक की वो एंटीबॉडीज गोलियां हो गई और वो खुद गोलियों को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। प्लेटलेट्स आपको दिख रहा है, अभी आरबीसी बहते हुए ब्लड का इमेज एक दिख रहा है आपको, यहाँ पे आरबीसी दिख रही है, प्लेटलेट्स दिख रही है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नंबर में है, तो प्लेटलेट्स के लिए नोट्स लिख लेना, फॉर्म फ्रॉम फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट, दिस सेल्स लैक अ न्यूक्लियस, कौन सी सेल, कौन सी सेल, प्लेटलेट, मेगा कैरियोसाइट में, मेगा कैरियोसाइट नाम ही उसका, मेगा बड़ा, न्यूक्लियस, ठीक, तो वहां वहां न्यूक्लियस होगा, कंटेन डेंस बॉडी एंड अल्फा ग्रैन्यूल एंड इनिशियस हीमोस्टेसिस, जो ब्रेकडाउन है, ठीक है, हीमोस्टेसिस क्लॉटिंग करना,
मेंटेन करना, एक अंदर ब्लड का एटमॉस्फेयर जो चल रहा है उसको स्मूथ बनाना, ये सारा काम प्लेटलेट का हो जाता है। क्लियर? रेस्टिंग प्लेटलेट हमेशा क्लॉटिंग बनाने के लिए नहीं कि फॉर्म कर रहे हैं, क्लॉटिंग अननेसेसरी बनाने रहे हैं, इसलिए इनके पूरे सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं, इनको सिग्नल मिलता है। रेस्टिंग प्लेटलेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिवेटेड प्लेटलेट फॉर्म एंड देन अब कैसे इसको रिलेट कर सकते हो कि ये कोई बॉडी की वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में कोई ब्लड फ्लो की वजह से डैमेज हुआ तो वहां से क्रॉस करने वाली रेस्टिंग प्लेटलेट को सिग्नल मिलेगा, उस डैमेज से जो सिक्रीशन वहां रिलीज होगा उन केमिकल से वो सेंस कर लेगी, एंडोथेलियल वॉल से जो सिक्रीशन आएगा उनसे वो सेंस कर लेगी एंड कन्वर्टेड इनटू एक्टिवेटेड प्लेटलेट। एक्टिवेटेड प्लेटलेट से प्रोथ्रोम्बिन जब अटैच्ड होगा कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन, एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजेन से लिंक होगा एंड फाइब्रिनोजेन कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड ये प्लेटलेट फाइब्रिन ये सब मिलके वहां पे एक पैच बना देंगे एंड इट फॉर्म्स द ब्लड क्लॉट। और ये जो वुंड वाला स्टेज था वो सील हो गया, तो वहां से अब ब्लीडिंग नहीं होगी। ठीक है, तो नॉर्मल ब्लड वेसल्स, इंजर्ट ब्लड वेसल्स एंड देन वहां पे एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स और फाइब्रिन का पूरा कंपोनेंट बन गया और एक मैश स्ट्रक्चर बन गया और उससे अब वहां पे ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो इंटरनल ब्लीडिंग में ये बड़ा हेल्प करता है। ठीक है, अब प्लेटलेट अपन ने पढ़ा तो एक बीमारी भी यहाँ पे बात कर लेते हैं, डेंगू फीवर की। डेंगू फीवर में आप जानते हो वहां पे प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है और पपाया एक्सट्रैक्ट वगैरह पपीते के पत्ती से जो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं उसको भी डायरेक्ट यूज करते हैं और उसको जब प्रूफ हुआ वो उसके बाद वो उसका मेडिकल एक्सट्रैक्ट, मेडिकल उसकी कैप्सूल, सिरप सब कुछ अब मार्केट में अवेलेबल है। एंड मैंने तो इसको सामने देखा भी है, डेंगू पेशेंट को लेते हुए। नेचुरल पपाया लीफ से बड़ा ही कड़वा, गंदा वाला कड़वा होता है, लेकिन भाई 2-3 दिन में ही प्लेटलेट लेवल एकदम बढ़िया आराम से मेंटेन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ करते हैं लेक्चर को एंड, इसको अच्छे से करना रिवाइज एंड कोई भी डाउट हो, कुछ भी जो इसमें समझ में नहीं आ रहा हो, आज के आज पूछना, रिवीजन करो अच्छे से, इसको समझो, सारे डेटा को अपने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग उसको टेबुलर फॉर्म में सब जगह मार्क करो, एनसीईआरटी में मार्क करो, नोट्स में टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो एंड प्रिपेयर करके एमसीक्यूज को सॉल्व करो इससे रिलेटेड। चलो, कोई क्वेरी है? एनी क्वेरी? ठीक है, एक बार पढ़ना, नहीं तो फिर मिक्स हो जाएंगे सर। एक बार देख लेना सारे सेल टाइप्स डेटा। चलो बाय बच्चा, गुड डे, बाय।